नेक्स्ट प्लीज आप लोगों की ये जो फार्माकोलॉजी है इसमें आपकी दो मतलब के कंडीशंस हैं, दो टर्म्स हैं, दो ब्रांचेस हैं, दो प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप लोग एज ए नेम जानते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स के नाम से। ठीक है, अब इनको फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स को समझना बेसिकली एक महारत है और इन दोनों पॉइंट्स को लेके आप लोगों ने आगे चलना होता है। एक का नाम मतलब के पीडी है और एक का नाम पीके है। ठीक है, ये आप लोगों को पॉइंट इनके पता होना चाहिए। और हर ड्रग की बेसिकली आपकी पीके भी होती है, हर ड्रग की भी आपकी मतलब पीडी भी होती है और हर ड्रग की आपकी सीआई होती है। मतलब क्या, हर ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स होती है, हर ड्रग की आपकी फार्माकोडायनामिक होती है, हर ड्रग की आपकी मतलब एडवर्स इफेक्ट होता है, एडीआर होता है, हर ड्रग का आपका सीआई होता है, कंट्रा इंडिकेशन होती है, हर ड्रग की आपकी मतलब के इंडिकेशन होती है। तो ये आपकी फार्माकोलॉजी में हमने पढ़नी होती हैं चीजें और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक होगा जी। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग हेडिंग देंगे। बेसिकली देखें, हेडिंग दे जरा, देखें हमने ये तो बात की है कि स्टडी ऑफ ड्रग इज फार्माकोलॉजी। पता आप लोग, क्या आप इस बात को जानते हैं? इंट्रा इनसाइड आर्टिकुलर जॉइंट और इंजेक्टिबल है, तो ये उसमें लिखना आपने। उसके बाद इंट्राथीकल भी वही आपका इंजेक्टिबल है, इंट्राथीकल, इंट्रा आर्टिकुलर, उसके बाद आईवी, सबक्यूटेनियस, उसके बाद इंट्रामस्कुलर, ये आपने एक जगह पे लिख लिया। ओके, नेक्स्ट प्लीज देखिएगा। क्या आप इस बात को जानते हैं कि ड्रग किसी भी पेशेंट को जब देते हैं ना, आप लोगों को ये बात बड़े अच्छे से पता है, जब भी आप एज ए डॉक्टर किसी पेशेंट को ड्रग देते हैं तो वो ड्रग अपना एक इफेक्ट मतलब प्रोड्यूस करती है ना, एक कोई ना कोई इफेक्ट देती है वो पेशेंट के अंदर, बॉडी के अंदर, और रिजल्टेंट पेशेंट मतलब बॉडी में जब वो रिजल्ट देती है, इफेक्ट देती है, तो वो बंदा ठीक हो जाता है। ठीक हो गया ना, ये आपको पॉइंट बताया। अच्छा, जब आप ड्रग देते हैं, व्हाट विल हैपन टू द बॉडी ऑन टेकिंग ड्रग, एक ये पॉइंट होता है, या व्हाट विल हैपन विद द ड्रग, ये भी आपके साथ एक पॉइंट होता है। अब आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा, ये अभी मैं बताऊंगा। ओके, लिखें टू ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। बेसिकली टू ब्रांचेस, नंबर 5 पे आप लोग लिख लें, आगे लिखें टू ब्रांचेस या टू प्रिंसिपल, टू ब्रांचेस लिखें, चले टू ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। दो ब्रांचेस इसकी ये याद रखनी है आपने, फार्माकोलॉजी। बेफिक्र रहें, मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ, एक चीज़ बस मैंने बतानी है और आपने ये कभी भी नहीं बोलना, एक नमोनिक है बस इसका। टू ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जी, जल्दी से मुझे बताइएगा। एक का नाम है, आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, एक का नाम है फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, और दूसरी का नाम है फार्माकोडायनामिक। ठीक हो गया ना। अब देखिएगा प्लीज, देखिए, याद रखें, सिंपल सी बात है, आपकी मिनी कर्सर में जो बात लिखी हुई है ना, एक लफ्ज आपने ये कभी नहीं ना बोलना। ये वाला लफ्ज जिस बंदे ने बोल लिया डायनामिक में ड्रग, तो ये चीज आपको मतलब कि नहीं बोलनी चाहिए। ड्रग एक्शन ऑन द बॉडी, सीधी सी बात है, ड्रग एक्शन ऑन बॉडी, क्या बात, हाँ जी, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फार्माकोडायनामिक कहते हैं ना। ड्रग लफ्ज ही आपको शो कर रहा है। अब आते हैं स्टूडेंट आगे, अगर मैं फार्माकोकाइनेटिक की बात करता हूं ना, सिंपल इसकी बात ये है कि अफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग। हाँ जी, अफेक्ट ऑफ बॉडी, अफेक्ट, अफेक्ट लिख लें या फिर एक्शन लिख लें, एक्शन, एक्शन ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, ड्रग के ऊपर जो आपका, तो ये दो बातें यार मेरे ख्याल है कि ये कोई इतनी वो रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। देखें, फार्माकोडायनामिक में डी से ड्रग, ड्रग एक्शन ऑन द बॉडी, ड्रग बेसिकली क्या करती है, अपने रिसेप्टर के साथ अटैच होकर जाके कुछ इफेक्टर मतलब क्या कुछ चेंजेस लेके आती है। अब जब चेंजेस आपकी, जब ड्रग अंदर आ जाती है, रिसेप्टर के साथ इन्वॉल्व हो जाती है, फिर बॉडी उसके साथ क्या करती है, तो बॉडी क्या करेगी भाई, उसको अब्जॉर्प्शन करेगी, बॉडी क्या करेगी, उसकी मेटाबॉलिज्म करेगी, बॉडी क्या करेगी, उसको अब्जॉर्प्शन करेगी, मेटाबॉलिज्म करेगी, उसकी मतलब के एलिमिनेशन करवाएगी, मतलब कि सारी करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, जिस एरिया में मतलब जो अफेक्टेड एरिया उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो फिजियोलॉजिकली चेंजेस आएंगी ना, ऐसे ही है ना। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। ओके हो गया जी। कहने का मतलब ये है, सुन लें प्लीज मेरे ख्याल में एक दफा फिर मैं ये कहता हूं, हम देखेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि ड्रग बेसिकली जब अंदर आ जाती है बॉडी के अंदर, बॉडी उस ड्रग के साथ एंटर होने के बाद क्या करती है, उसको आप फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। वो क्या करती है, पांच ऑप्शन आपने याद रखने हैं। पहली बात, ड्रग की मूवमेंट होती है, डिफरेंट प्रिंसिपल, डिफरेंट प्रोसीजर, डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू, वो हम फैक्टर्स देखेंगे।
आपकी इसमें अब्जॉर्प्शन होती है, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर उसमें मेटाबॉलिज्म होती है, फिर उसमें एक्सक्रीशन होती है, एलिमिनेशन होती है, और इसका नमोनिक ADME बेसिकली। ठीक है, वो मैं लिखता हूँ आगे। ओके, तो ये आपको पॉइंट पता चल गया। याद रहे, हम हर चीज को ड्रग से ही मतलब कि स्टूडेंट फाइंड करेंगे। फार्माकोलॉजी में ऐसे करवाऊंगा कि हर चीज आप खुद ही अंदर से मतलब कि फाइंड आउट करेंगे, और आपको इंशाल्लाह वो चीज समझ आ जाएगी और आप लोग याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हर चीज ड्रग से ही मिलेगी। अच्छा, ऊपर जो सारी चीजें आपने लिखी है ना, मतलब यहाँ पे इसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अभी मैं लिखता हूँ, बल्कि फार्माकोकाइनेटिक को लिख के आपको सारी बताता हूँ। तो इसके लिए जो है ना आपको पता होना। अब आप लोग इस तरह करें, हम सबसे पहले पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक को, देन हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनामिक को। ठीक होगा, हेडिंग दे दें नंबर 1, इसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हेडिंग आप लोग दें फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है जी। अच्छा, याद रखिए यार, इसकी डेफिनेशन, एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग। सबसे पहले अब इसको आप लोगों ने एक एक चीज लिखते जाना है इसकी, नंबर 1 पॉइंट, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो। डिफाइन करें आप इसको, मतलब कि एक्शन ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग। ड्रग के साथ एक्शन क्या होगा, याद रखिएगा स्टूडेंट, इंक्लूडिंग, याद रखिएगा वो क्या होगा, सच एस या इंक्लूडिंग आप लिख सकते हैं लफ्ज, जो कि आपकी मिनी कर्जन में लिखा हुआ है। इंक्लूडिंग नंबर 1, इसमें जो आपने पॉइंट याद रखना है, मूवमेंट ऑफ ड्रग याद रखेंगे। फिर आपने क्या करना है, लिखें इसमें अब्जॉर्प्शन का आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें लिखें आप लोग आगे, डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस ड्रग की, जहाँ पे मतलब उसकी ज़रूरत है वहाँ पे जाएगी। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके साथ साथ आपको पॉइंट पता होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फिर इसकी मतलब के मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होती है। फिर आप लोगों को पता है इसकी एलिमिनेशन या फिर एक्सक्रीशन होती है, एलिमिनेशन या फिर इसकी एक्सक्रीशन होती है, नॉट सक्रीशन। सक्रीशन का आपको पता है, फ्रॉम द रीनल। उसका मतलब क्या है। अब आते हैं जी स्टूडेंट्स आगे। अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, याद रखें, एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी इंक्लूडिंग, याद रखिएगा, एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, नॉट बॉडी एक्शन ऑन द ड्रग। मैंने क्या बात पूछी है, एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, वो आपका क्या हो सकता है, मतलब ये कौन सी टर्म है, वो आपकी डायनामिक पीडी है ना, वो आपकी पीडी है। तो आपने इसको आज के बाद पीके से याद रखना है, इसको सिंपल पीके कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, अच्छा एक लफ्ज और होता है बेसिकली आपका PKA, ये जो KA है ना, इसका मतलब कुछ और है, और ये हम अभी थोड़ी देर तक मतलब कि पढ़ेंगे। इसका मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ये आपने इसमें फर्क रखना है, PKA और PK में फर्क है, ठीक हो गया ना। तो इसका मतलब होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसका मतलब क्या, PK का फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक हो गया जी। तो अब आपको ये पता होना चाहिए। देखें प्लीज उसके बाद, अब ये जो फार्माकोडायनामिक होता है ना बेसिकली, इसको तो हमने अभी डिस्कस नहीं करना ना, तो अभी हमारा ये टॉपिक है, हम लेके किसको चले हैं, फार्माकोकाइनेटिक को। अब याद रखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट प्लीज। चले, थोड़ी सी इसकी भी वैसे मैं हवाला आपको दे देता हूँ ताकि चीज़ आपकी ये भी क्लियर हो जाए, बाकी इसको हम स्टार्ट नहीं कर रहे। जब आपका रिसेप्टर और आपकी ड्रग की आपस में इंटरेक्शन होती है ना, आपस में ये मिलते हैं दोनों, मतलब कि ड्रग आई और यहाँ पे इसका रिसेप्टर पड़ा हुआ सेल वाल पे, तो वो आके आपस में जुड़ गए, फिर उसका कुछ इफेक्ट आता है ना, इफेक्ट आता है उसका मतलब कि कुछ असर पड़ता है, बायोलॉजिकल चेंजेस आती है ना, तो कुछ चेंजेस फिजियोलॉजिकल, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, ठीक होगा जी। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि बॉडी के साथ क्या होता है, बॉडी के साथ क्या होता है जब अंदर फार्माकोडायनामिक्स आपकी मतलब आ जाए, जैसे ये अटैच हो जाता है, फिर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द, मतलब कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, किडनी, GIT, आई, ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आगे देखेंगे। एवरीथिंग कम अंडर फार्माकोडायनामिक, ये आपको स्टूडेंट पॉइंट पता होना चाहिए। या आपकी जब आएगी वो रिसेप्टर अटैच होगा, देन कोई ना कोई चेंजेस आएंगी, तो देन आपके मतलब के, लेकिन आने किसके थ्रू है, ये सारी चीज़ें मतलब ये सारा निज़ाम हो रहा है। ओके, पता ये चला, दो मेन ब्रांचेस ऑफ द फार्माकोलॉजी की कौन कौन सी हैं, वो आप लोगों को मैंने बता दिया। नंबर 1 इज फार्माकोकाइनेटिक्स है, नंबर 2 फार्माकोडायनामिक है। व्हाट हैपन टू द ड्रग, व्हाट हैपन टू द बॉडी, ये बातें मैंने बता दी। इन दो ब्रांचेस को डिस्कस करने से पहले याद रखिएगा स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने क्या बता दिया, हाँ जी क्या बता दिया, हाँ जी, इन ड्रग्स को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको क्या बताया, मुझे जल्दी से बताएं ना, इसको डिस्कस करने से पहले मैंने आपको क्या बताया, ड्रग के बारे में बताया, क्या बताया, ड्रग के बारे में। नेक्स्ट प्लीज, देखें ना
थोड़ी चीज याद है कि नहीं है? ओके, अब आते हैं जी आगे, बात याद रखें। तो इसके लिए एक नमोनिक याद रखें। अब लिखें इसका नमोनिक, ठीक होगा जी। नमोनिक, नमोनिक याद रखें। नमोनिक क्या है वैसे, आप लोगों ने अभी डॉक्टर इस्लाम ने बताया था, ADME आपने याद रखना होता है। अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, ठीक है। तो एडमी जो भी इसको आप कह लें। अब आते हैं जी आगे, बात कर लेते हैं। ये 4 मेन फैक्टर्स हैं, इनके साथ साथ आपने मूवमेंट ऑफ द मतलब ड्रग भी याद रखनी है, ठीक है। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक होगा जी। तो ये आप लोगों को बाल सीक्वेंस भी मेंटेन रख लेते हैं अगर कहते हैं तो। इसमें नंबर 1 लिखें आप, मूवमेंट ऑफ ड्रग ऑफ द बॉडी लिखें, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। इसमें भी हम कोशिश करेंगे आपको समझ आए। नंबर 1 लिखें जी, मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अकॉर्डिंग टू मिनी कर्जन। आप इसमें 4 से 5 पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। और एक लिखें जी, पहले इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ देखिए इसमें 5 पॉइंट्स आपको डिस्कस करने होते हैं जिनके थ्रू ये मूवमेंट्स होती है, और वो आपको स्टूडेंट पता नहीं। नंबर 1 क्या होता है, परमिशन होती है। अब परमिशन क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। नंबर 2 क्या होता है, अच्छा याद रखें, फिर परमिशन के इसके आगे आप सेवरल प्रोसेस होते हैं, इसके आगे अपने सेवरल प्रोसेस इसके, उनमें कौन कौन सा आ जाता है याद रखिएगा। नंबर 1 वाटर डिफ्यूजन या एक्वस डिफ्यूजन। आज डिफ्यूजन आपको पता ना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये तो बातें आपको पता है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा बस। अच्छा, एक्वस डिफ्यूजन, लिपिड डिफ्यूजन, उसके बाद आपके आ जाता है ट्रांसपोर्टर के थ्रू डिफ्यूजन होती है, ट्रांसपोर्टर के थ्रू होती है। फिर आप लोगों को आगे पता, ट्रांसपोर्टर के बाद आपके आ जाती है नंबर 4 पे, याद रखें 2 आते हैं जी, एंडोसाइटोसिस वर्सेस एक्सोसाइटोसिस। ये क्या है ये भी बताऊंगा इंशाल्लाह, आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। देन इसके बाद साथ ही साथ हम एक डिस्कस करेंगे लॉ, जिसका नाम है, एक लॉ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फिक लॉ, जो कि कुछ इनमें से डिफिजन है, कुछ आपकी मूवमेंट है जो फॉलो करती हैं, कुछ नहीं करती। फिक लॉ क्या, वो इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। ये चीजें वो हैं सिर्फ जो आपको सारी फार्माकोलॉजी के अंदर हेल्प आउट करेंगी, ठीक है जी। तो ये आपको पॉइंट पता है। परमिशन होता है सेवरल प्रोसेस के आगे, परमिशन हैज मोर फर्दर लिखें, फर्दर सेवरल प्रोसेस, परमिशन हैव सेवरल फर्दर प्रोसेस, एक्वस डिफ्यूजन, लिपिड डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टर होती है। उसके बाद इसमें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस होती है। बेसिकली ये है क्या चीजें हैं, इनको अभी डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग दे दें परमिशन, ठीक होगा जी। हेडिंग दे दें नंबर 1 परमिशन, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका देखें, याद रखिएगा। ये जो परमिएशन है ना, परमिएशन लफ्ज क्या है, परमिएशन, ओके। परमिएशन याद रखिएगा कि परमिएशन ऑफ ड्रग विल अक्रॉस टू, याद रखें ये एक परमिशन देती है ना, इन परमिएशन ऐसे लिखें, इन परमिएशन ड्रग विल क्रॉस टू एरियाज, या फिर हाँ, ड्रग विल क्रॉस टू चेक पोस्ट, 2 पॉइंट्स याद ऐसे याद रखें आपको ताकि याद रह जाए। नंबर 1 याद रखें सेल मेम्ब्रेन, और आपको पता है यहाँ फिर सेल वॉल, ठीक है ना, ये आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इन्वायरमेंट, जो यहाँ पे इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट बेसिकली आपका वो हो सकता है, याद रखिएगा, या इन्वायरमेंट या मीडिया, मैं लफ्ज़ मोस्टली मीडिया भी यूज़ करूँगा, मीडिया, ठीक होगा जी। मीडियम जो वहाँ पे एरिया है जी, किस तरह का वो इन्वायरमेंट, आपका एसिडिक भी हो सकता है, वो आपका मतलब कि बेसिक भी हो सकता है, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक होगा जी। देन इन्वायरमेंट विल बी द, लिख लें, देन इन्वायरमेंट विल बी द एसिडिक, देन इन्वायरमेंट विल बी द बेसिक, ओके। मूवमेंट ऑफ, याद रखिएगा स्टूडेंट, परमिएशन बेसिकली क्या है, परमिएशन इज अ मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस टू द सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल नोन एज परमिएशन। ये आपकी अकॉर्डिंग टू मिनी कर्जन आपको पता होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस टू द सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल इज कॉल्ड परमिएशन। परमिएशन डिपेंड ऑन द फैक्टर्स। अब याद रखिएगा, याद रखें, परमिएशन डिपेंड ऑन फैक्टर्स।
ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर मतलब कि डिपेंड करती है। मुझे एक बात बताइएगा यार, बिल्कुल अभी ये आपने ये चीजें जिस बंदे ने समझ ली ना, ये सारे मैं पूछूंगा, मतलब जब भी मैंने करना है मैंने पूछ लेना क्या मतलब है जी। परमिएशन का मतलब क्या है? परमिएशन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल वाला सेल मेम्ब्रेन यार। मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस टू द सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल एंड आल्सो फ्रॉम द एनवायरमेंट ऑफ द, हाँ जी, एनवायरमेंट या मीडिया। ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, ये फैक्ट करती है, डिपेंड करती है फैक्टर के ऊपर। कौन कौन से फैक्टर हैं? नंबर याद रखें स्टूडेंट। नंबर 1 की हेडिंग दे दें, इसमें लिखें एक्वस डिफ्यूजन। नंबर 1 लिखें एक्वस डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का मतलब किसको नहीं पता? मुझे एक बात तो बताएं, आप लोगों ने सारे सिस्टम कर लिए, आप लोगों को पता है डिफ्यूजन किसको कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की बात है ना। अगर मतलब कि यहाँ पे लेट्स सपोज ये भी आपकी टैंकी है, ये भी आपकी टैंकी है, जनाबे अली इन दोनों में कनेक्शन है। इन दोनों में क्या कनेक्शन है? अब इसमें जनाबे अली 10 लीटर मतलब 10 ml आपका भरा हुआ है वाटर, इसमें मतलब कि 2 ml है। तो मुझे एक बात बताएं, इनके कनेक्शन की वजह से क्या क्या वाटर यहाँ से 1 से, ये 1 कह लें, ये 2 कह लें, क्या 2 से 1 की तरफ आएगा या 1 की 2 की तरफ जाएगा? मुझे एक बात तो बताएं आप लोगों के लिए, क्या ये 1 से 2 की तरफ जाएगा कि या 2 से 1 की तरफ जाएगा? 2 से 1 की तरफ जाएगा ना, क्योंकि 1 में 2 ml वाटर है, 2 में 10 ml वाटर है, 2 से 1 की तरफ जाएगा। ओके, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द हायर टू द लोअर। जी बिल्कुल, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, एक्वस कहते हैं वाटर के लिए यूज करते हैं टू। अच्छा याद रखें, ये जो है ना एक्वस डिफ्यूजन इसकी लिखें डेफिनेशन, आप लोगों को मैं लिखवा ही देता हूँ। एक्वस डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग केमिकल through H2O water through the water in extracellular and इंट्रासेलुलर। ठीक है, तो आप कह लें ड्रग केमिकल थ्रू द फ्लूइड, कह लें फ्लूइड कहें जी, ठीक होगा जी। अच्छा, इन द एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर स्पेसिस, ये आपने याद नहीं करनी, जस्ट आपको जब पढ़े ना तो आपने एक दफ़ा इसको रीड कर लेना ताकि आने वाले आगे लेक्चर आसान हो जाए। ये नहीं है कि आपने इसको रट्टा लगाना है, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा जी, स्पेसिस एंड मेम्ब्रेन ऑफ द, याद रखिएगा एक्वस डिफ्यूजन एंड एक्वस डिफ्यूजन occur membrane of most capillaries of the small vessels, sorry, aqueous diffusion occur membrane of the most capillaries which have small water filled pores, H2O water filled pores, इनके अंदर पोर्स होते हैं, वाटर फील्ड पोर्स दैट परमिट, ये आपकी सारी मैंने उसके में लिखवा दिया है मिनी कर्सन से, ठीक है जी। मतलब कि थोड़ा सा मैंने चेंज किया, दैट परमिट टू एक्वस डिफ्यूजन, यहाँ पे दैट परमिट टू एक्वस डिफ्यूजन। अब मैं इसको ठीक करता हूँ ज़रा, देखिएगा, अगर कोई पॉइंट मिस हुआ तो आप लिख लीजिएगा। मतलब क्या, एक्वस डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग केमिकल थ्रू द फ्लूइड इन द एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर स्पेसिस। एक्वस डिफ्यूजन occur membrane of the most capillaries which have small water filled pores that permit to aqueous diffusion। ठीक हो गया, वही बात है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो ये थी एक्वस डिफ्यूजन की। याद रखिएगा कि ये जो एक्वस डिफ्यूजन है इज अ पैसिव प्रोसेस। ये आपका कौन सा प्रोसेस है? इसके बाद याद रखें, इसका ही पॉइंट लिखें, नंबर 2 पॉइंट लिखें, एक्वस डिफ्यूजन। आपको यार मुझे एक बात है, हायर कंसंट्रेशन से एक्वस डिफ्यूजन, मैं आपसे पूछता हूँ, हायर कंसंट्रेशन से चीज़ का लोअर कंसंट्रेशन में जाने के लिए क्या कोई एनर्जी चाहिए? हाँ जी, क्या कोई एनर्जी चाहिए? पहाड़ी से उतरने के लिए नीचे कोई एनर्जी चाहिए? हाँ, पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, नीचे उतरने के तो कोई नहीं चाहिए, वो तो खुद ही नीचे गिरा देगी। तो आपको पता, ये पैसिव, एक्वस डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस। ये क्या
पैसिव प्रोसेस है फिर, और ये पैसिव प्रोसेस जो भी होगा वो फिक लॉ को फॉलो करेगा, एंड फॉलो टू फिक लॉ। ठीक होगा जी। तो ये क्या होता है ये आगे डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्लीज देखिएगा, आगे हेडिंग दे दें आप लोग, ये एक्वस हो गया, फिर उसके बाद हेडिंग दे दें नंबर 2 पे हेडिंग दे लिपिड डिफ्यूजन। अब ये लिपिड डिफ्यूजन क्या है ये आपको थोड़ा सा करे। एक वाटर देखें, कुछ ड्रग्स होती हैं लिपिड सोल्यूबल, कुछ होती हैं वाटर सोल्यूबल। इन दोनों में आपको आगे जब मैं अब्जॉर्प्शन करवाऊंगा ना तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर कट ये चीज़ हो जाएगी। ठीक होगा जी। लिपिड डिफ्यूजन लिखें ज़रा थोड़ा सा। लिपिड डिफ्यूजन बेसिकली आप लोगों को ये बात बड़े अच्छे से पता है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाय लेयर, ऐसे ही है ना। सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल जो होती है ना, सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड बाय लेयर, लिपिड बाय लेयर की होती है। ठीक होगा जी। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स पैसिवली मूव बाय, हाँ जी क्या ख्याल है जी, फ्रॉम द लिपिड बाय लेयर। आप लोगों को पता है ना लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स पैसिवली मूव बाय लिपिड डिफ्यूजन। हम कह सकते हैं एंड वी कैन से हम ये बात कर सकते हैं कि लिपिड सोल्यूबल या LS लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स पैसिवली मूव बाय लिपिड डिफ्यूजन। तो ये भी आपने इसके लिए याद रखना है। ओके हो गया। नेक्स्ट प्लीज। और एंड फॉलो फिक लॉ, ये भी आपको पॉइंट याद, ये क्या होता है आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लिखें नंबर 3 पे, इसमें जो फैक्टर है ये कुछ भी नहीं है, ऐसे आप लोगों को रीड आउट भी करेंगे तो आपको ये सारी समझ आ जाएगी। ट्रांसपोर्टर डिफ्यूजन। अब देखें ना कुछ ट्रांसपोर्टर के थ्रू भी होती है ना, आप लोगों को पता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, अभी आप लोग बड़े अच्छे से वाकिफ हैं फ्रॉम द रीनल सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम से आप लोगों को पता है कि, लेकिन ये जो है ना नॉट फॉलो टू फिकला। आप मुझे एक बात बताइए, फिकला को फॉलो करेगी? हाँ जी, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टर है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है, तो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ आपको पता है डिफरेंस ज्वाइनिंग में आता है, ग्रेडियंट में डिफरेंस है। अब उसके लिए ATP चाहिए, जिस बंदे के लिए ATP चाहिए उसमें फिकला आपका मतलब कि फॉलो ही नहीं हो रहा। बात समझ आ गई है ना, क्या ख्याल है? तो इसमें ट्रांसपोर्टर सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, तो ये ATPase ट्रांसपोर्टर, तो ये आपने स्टूडेंट इसमें याद रख लेना है। ठीक हो गया जी। ये आपको पता होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि ATP इसके लिए चाहिए और ये आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। उसके बाद नंबर 4 पे लिखें ज़रा ये, हाँ यार एंडो और एक्सो के मैं सिर्फ एक ही पॉइंट मैंने बताना है, कुछ इसका मैंने लिखवाना, आप लोगों को वैसे लिखवा देता हूँ। लिखें प्लीज़, एंडो वर्सेस एक्सोसाइटोसिस। अब इसका मतलब क्या है आप लोगों को मैंने माइक्रो के अंदर भी बताया हुआ है, और आप लोगों को ये पता है माइक्रो बायोलॉजी के अंदर मैंने ये बातें बताई हैं। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का मैंने पॉइंट आपको बताया। एंडोसाइटोसिस के बारे में लिखें, नंबर 1 आप लोगों ने लिख लेना। मैं एंडोसाइटोसिस में लिखें, एंडोसाइटोसिस परमिशन देती है, परमिट टू वेरी लार्ज या वेरी लिपिड इनसोल्युबल ड्रग टू एंटर इन द सेल, ये आप लिख लीजिएगा। एक्सोसाइटोसिस में क्या है, ये आपको मैं भी कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट अभी बता रहा हूँ। एक्सोसाइटोसिस में क्या है, एक्सपल्शन ऑफ ड्रग या मटेरियल दैट इज मेम्ब्रेन इनकैप्सुलेटेड इनसाइड द सेल आउट ऑफ द सेल। मतलब क्या, सुन लें इसको, सुन लें। ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब होता क्या बेसिकली, यहाँ पे रिसेप्टर है और यहाँ पे ड्रग है, यहाँ पे ड्रग है। आपने एक मिनट प्लीज, ये ड्रग जो है ये ड्रग आई और ये ड्रग आती है इस रिसेप्टर के पास। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है ना, ये इस ड्रग जैसे ड्रग यहाँ पे आती है ना, ये इस ड्रग को इनकैप्सुलेट कर ले, इसके अंदर फोल्डिंग बना देती है। अब इस ड्रग को इनसाइड ले जाती है, ठीक होगा, किसमें, सेल में, जो भी मसला मसाइल होगा उसको ठीक करेगी। देन इसका लेट्स सपोज अब यहाँ पे कुछ मटेरियल होगा ना, इस मटेरियल को आप सपोज कर, ये मटेरियल है, और अब ये क्या करेगी कि ये आपकी फिर मेम्ब्रेन इसको इनकैप्सुलेट करेगी, इस चीज को जो अंडर वाला मटेरियल होगा, और इसको क्या कर देगी, इस मटेरियल को बाहर को ले जाएगी। ये एक्सोटोसिस है, एक्सो मीन के बाहर, एंडो मीन के अंदर। मतलब क्या कि अंदर की तरफ करना। ये आपका कौन सा प्रोसीजर है, एंडोसाइटोसिस है। ये कौन सा प्रोसीजर है, ये एक्सोसाइटोसिस है। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बाकी इंशाल्लाह विद द टाइम लेक्चर के साथ साथ आपको ये चीज़ें पता चलती हैं। लिख लें डेफिनेशन, एंडोसाइटोसिस परमिट टू द वेरी लार्ज और वेरी लिपिड इनसोल्युबल ड्रग एंटर इनटू द सेल। ये पॉइंट। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इनकैप्सुलेटेड
मटीरियल फ्रॉम द इनसाइड द सेल एंड मूव आउट आउट ऑफ द सेल, ये इस तरह आप लिख सकते हैं। अब ये जो एक्सोसाइटोसिस है ना, मोस्ट न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज बाय एक्सोसाइटोसिस। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो आपके एक्सोसाइटोसिस के थ्रू मतलब रिलीज होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर आपकी जो फॉर्मेशन होती है ना, ये सेल्स के मतलब के अंदर होती है, और ये बाहर एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू इसको निकाला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हेडिंग देते हैं फिक लॉ की, ये लिखी परमिएशन, एक्वस डिफ्यूजन, लिपिड सोल्यूबल, ट्रांसपोर्ट बाय द स्पेशल कैरियर्स, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, उसके बाद फिक लॉ ऑफ द डिफ्यूजन, ये मैं बताने लगा। फिर सोल्युबिलिटी, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ओके, ये लास्ट पेज। नेक्स्ट प्लीज देखें फिक लॉ। यार फिक लॉ वैसे चले लिख लें, हम कर तो लें ना। फिक लॉ क्या होता है, इसमें कुछ इतना वो नहीं है, याद रखें कि इसमें क्या है। फिक लॉ लिखें ज़रा, फिक लॉ प्रीडिक्ट, ये आपको प्रीडिक्ट मतलब कि ये बताता है प्रीडिक्ट द ड्रग मूवमेंट। प्रीडिक्ट का मतलब क्या है, मूवमेंट। प्रीडिक्ट द ड्रग मूवमेंट रेट, ठीक होगा जी। प्रीडिक्ट, फिक लॉ प्रीडिक्ट द ड्रग मूवमेंट रेट। बेसिकली अभी आप क्या देख के आ रहे थे, आपने एक्वस डिफ्यूजन देखी है ना, वहां से भी आपकी डिफ्यूजन मतलब कि हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन। आपने लिपिड डिफ्यूजन देखी ना, वो भी आपके मतलब के लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स आपकी ज्यादा मतलब के हो रही हैं। ये चीजें आपकी फिक लॉ की बातें बता रहे हैं कि किसमें रेट से आ रहा है। अब फिक लॉ बेसिकली प्रीडिक्ट द ड्रग मूवमेंट रेट डिपेंड ऑन लिखिएगा, इसकी कुछ चीजें लिख लें। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा यार, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है मुझे जल्दी से बता दें, जिन लोगों ने पहले सिस्टम से पढ़े हुए हैं। ग्रेडियंट का मतलब क्या है, डिफरेंस है ना। मैंने आपको बताया मेडिकल में ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस को ग्रेडियंट। अच्छा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके बाद याद रखिएगा ये डिपेंड करता है परमिबिलिटी कोफिशिएंट के ऊपर। परमिबिलिटी को एफिशिएंट के ऊपर ये डिपेंड करता है, एफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद ये थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ये इसका फार्मूला अभी मैं लिखने लगा और आप लोगों को ये अभी पता चल जाएगा। मतलब क्या, देखिएगा अभी मैं डायग्राम बनाने लगा इसकी ना, और आप लोगों ने उसको देख लेना। इसका लिख लें फार्मूला लिखें, और इस फार्मूले को मैं बता देता हूँ आप लोगों को। रेट इज इक्वल टू C1 और C2 मतलब कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू परमेबिलिटी कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है थिकनेस के। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगा थिकनेस मल्टीप्लाई एरिया, ये इसका फार्मूला है। और ये आप लोगों को मल्टीप्लाई एरिया, प्लीज एरिया है। ओके, देखिएगा प्लीज, आप लोगों ने मुझे बातें बताते जाना। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं ये आपकी किडनी है। लेट्स सपोज ये किडनी है, और यहाँ पे ये आपकी रीनल आर्टरी है, ठीक है। ये क्या है, ये रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी जो कि आपकी किडनी को जाती है। ओके, अब रीनल आर्टरी में मैं ये कहता हूं, अब ये रीनल आर्टरी आपको पाइलोनेफ्रोटिस हुआ पर है। क्या हुआ पर है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, या फिर हाँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है जी। यहाँ पे मसला है, आपने एज ए ड्रग दी, आप इस बंदे को क्या कर रहे हैं, ड्रग दे रहे हैं, ठीक हो गया। अब वो ड्रग बेसिकली जानी है इसके पास जानी है, ठीक हो गया। अब मुझे एक बात आपने बतानी है। अच्छा, आपने बीइंग अ डॉक्टर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला जो पेशेंट है ना, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला पेशेंट है ना, आप उसको मतलब क्या करते हैं भाई से एज ए डॉक्टर मतलब ड्रग देंगे। अब आपने इस बंदे को दी है जी, मतलब के 5 ड्रग दे दिए, 5 लेट्स सपोज देनी नहीं है, लेट्स आपने 5 ड्रग दी हैं लेट्स सपोज। और यहाँ पे आपकी लेट्स सपोज ये जो आर्गन है, ये जो टिश्यू है ना, यहाँ पे एक ड्रग पड़ी हुई है, एक ड्रग का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे 5 है। मुझे ये बताएं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनके दरमियान है कि नहीं है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है कि नहीं है, ये तो बताइएगा। आर्गन और इस वेसल में डेफिनेटली है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ग्रेडियंट का मतलब ही डिफरेंस है मेडिकल के टर्म में। तो पता ये चला दो कंपार्टमेंट के दरमियान, दो चीजों के दरमियान क्वांटिटी का मतलब क्या, चीजों का डिफरेंस आना। और जिस तरह लेट्स सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल भी ले सकते हैं, कार्टिकोपेपिलिटी ओस्मोटिक ग्रेडियंट की बात भी कर सकते थे, ऐसे ही है ना। मतलब आपके कॉर्टेक्स में 2 ड्रग्स हैं,
मेडुला में आपकी एक ड्रग है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। लेट्स सपोज अब आते हैं जी आगे, डिफ्यूजन फ्रॉम द, अब मुझे एक बात बतानी है, मुझे एक बात, अब यहाँ पे डिफ्यूजन होगी कि नहीं होगी, मतलब यहाँ पे लो है, यहाँ पे कम है, आपकी मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाएगी। लेट्स सपोज तो डिफ्यूजन फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगी, तो रेट ऑफ मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्या ख्याल है भाई, ऐसे ही है ना, रेट आपका ये उतना ज्यादा रेट होगा जितना मतलब कि कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जितनी चीज ज्यादा होगी, जितना पानी ज्यादा होगा उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। बात समझ रहे हैं, जितनी यहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल ज्यादा उतनी इनकी कंसंट्रेशन, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा उतना इसका मतलब फ्लो भी ज्यादा है। अब आते हैं जी आगे, बात कर लेते हैं, ये आपकी कंसंट्रेशन के बेसिकली आ गया, कंसंट्रेशन के आपके आ गया जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके नेक्स्ट नंबर टू पे मैं बात कर लेता हूँ, परमिबिलिटी कोएफिशिएंट। हमने अभी फार्मूले में लिखा है परमिबिलिटी कोएफिशिएंट। बेसिकली परमिबिलिटी कोएफिशिएंट के कोई भी, इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज कितनी मतलब कि अपनी परमिबिलिटी रखती है किसी चीज को अपने अंदर से पास करने की। मतलब क्या, यहां से अगर ये अपने अंदर से कितनी चीजों को पास करवा सकती, लेट्स सपोज की बात कर लें, इसको कहते हैं परमिबिलिटी कोएफिशिएंट कहते हैं। जहां आपके पोर्स ज्यादा होंगे, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि ये आपकी वेसल है ना, ये एक वेसल है और एक ये वेसल है। अब इसमें, अब मुझे आपने फर्क बताना है, इसका नाम नंबर 1 है, इसका नाम नंबर 2 है। अब इसमें जनाबे अली 1 2 3 4 5 6 पोर्स हैं और इसके अंदर आपके 1 2 3 4 हैं। अब इसमें मुझे ये बताएं परमिबिलिटी कैपेबिलिटी किसकी ज्यादा है, 1 की कि 2 की? दोनों में से ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें से ज्यादा चीजें गुजर सकती हैं? डेफिनेटली 2 में से गुजर सकती हैं, क्योंकि इसमें पोर आपके ज्यादा हैं। तो पता ये चला कि जहां ज्यादा आपके पोर्स होंगे, ज्यादा सुराख होंगे, वहां पे मूवमेंट भी ज्यादा होगी चीजों की। तो रेट ऑफ मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जल्दी से बताइएगा। रेट ऑफ मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल परमेबिलिटी के डायरेक्टली, जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा परमेबिलिटी के डायरेक्टली होगी ना, डायरेक्टली कोफिशिएंट है, ठीक है। ओके, ये भी आपको पॉइंट नंबर 3, इसको फिर बाद में कर लेंगे। फिर नेक्स्ट प्लीज देखिएगा, उसके बाद आप लोगों ने मुझे बताना जल्दी से कि जनाब अली जितना ज्यादा सरफेस होगा, सरफेस एरिया होगा, उतनी ज्यादा मूवमेंट कम होगी कि ज्यादा? मुझे एक बात बताइएगा, मतलब क्या, सरफेस एरिया जब ज्यादा होगा तो अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी ना? हाँ जी, रेट ऑफ मूवमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डेफिनेटली रेट ऑफ मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया के हिसाब से। एक तरह से ये भी याद रखें, नंबर 4 पे याद रखें। अब मुझे एक बात बताएं यार, अगर थिकनेस ज्यादा है स्किन की तो यहां से अब्जॉर्प्शन कम होगी कि ज्यादा? अब्जॉर्प्शन रेट, मूवमेंट रेट यहां पे कम होगा ना, तो क्या होगा, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। क्या ये बातें आपको सारी समझ आ गई हैं? क्या ये बातें आपको सारी समझ आई हैं? अब क्या होना है कि आप लोग जनाब अली ये जो वैल्यूज़ आती हैं आपकी डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट ड्रग्स की आपकी वैल्यूज़ आएंगी, वो आप इसके ऊपर पुट करेंगे तो आपकी ये मतलब के फिकला आपको ये बता रहा है, ठीक हो गया जी। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज़ लिखें, नंबर 1 आप लोगों को पता है ना, हमने नमोनिक क्या पढ़ा है, नमोनिक हमने पढ़ा ADME। अब आप लोगों ने फोकस करना है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसमें नंबर 1 आप लोग हेडिंग दे दें, हम एक एक को डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब्जॉर्प्शन की हेडिंग दे दें जी, अब्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे। अब मुझे एक बात बताएं, बॉडी में ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे अब्जॉर्प्शन होती है, वैसे मुझे बताएंगे ज़रा? मतलब कॉमनली आप किस सिस्टम से जानते हैं? मैंने आपको पता ना, एक तो रीअब्जॉर्प्शन आप जानते हैं, एक आप अब्जॉर्प्शन को भी जानते हैं। वो आपको रीअब्जॉर्प्शन को जानते हैं ना, अब्जॉर्प्शन आप जानते हैं GIT से, ये तो आपको बड़े अच्छे से पता है। अब्जॉर्प्शन आपकी GIT से, एक्सीलेंट डॉक्टर सामवेंतर। उसके बाद आपको ये पता है रीनल से आपकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, PCT से बात कर लेते हैं, मतलब कि आपकी जो है लूपा फैलने से बात कर लेते हैं, ये भी इस तरह मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे इसको एज ए फार्माकोलॉजी हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है। देखिएगा, इसके लिए अब्जॉर्प्शन के लिए हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एक एग्जांपल लेंगे और हम इसको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैं एग्जांपल, आप देखिएगा, रूट्स पढ़ाने का पहले मतलब ही यही था, क्योंकि वो बार बार अब इस यूज होने हैं और आप लोगों ने मुझे बताना है। मुझे आप लोग कॉमन सेंस से बताएं, अगर हम GIT से ऑब्जर्व करवाना चाहते हैं तो मैं कौन सा रूट, मतलब कि आप एज ए डॉक्टर कौन सा रूट सिलेक्ट करेंगे? ऐसी कौन सी मेडिसिन देंगे पेशेंट को कि आप जनाब अली वो उधर जाए?
एंट्रल रूट देंगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। कौन सी? एंट्रल रूट। एंट्रल रूट के अंदर आपके कितने रूट्स आ जाते हैं फर्दर? अब इसी तरह रिवीजन होनी है ना। एंट्रल रूट्स के अंदर कितने रूट्स आते हैं? 2 रूट्स आ। कौन कौन से रूट्स आ जाते हैं? ओरल रूट आ जाता है और आपका, हाँ जी, और कौन सा रूट आता है? रेक्टल आ जाता है। ऐसे ही है ना, 2 रूट्स आ जाते हैं ना। अब यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं ओरल रूट की। इसी तरह आपको इंशाल्लाह देखिए रूट करवाने का पहले यही मकसद है, ओरल रूट। ये लें जी, मैंने एग्जांपल ले ली ओरल रूट की। आपने लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं डॉक्टर शाहिद हैं, ये मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, और इनके पास एक पेशेंट आता है जनाबे आली अबडोमिन पेन के साथ। उसकी कंप्लेन क्या है, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जनाबे आली अबडोमिनल पेन है, या फिर बॉडी, या फिर मैं ये कह देता हूं, या फिर बॉडी हेडिक, बॉडी हैक है, बॉडी हैक। वो कहता है डॉक्टर साहब जिस्म बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है, अब ये उस पेशेंट की कंप्लेन है। अब डॉक्टर साहब ने क्या किया? डॉक्टर साहब ने ओरल रूट को सिलेक्ट किया। ओरल रूट का डॉक्टर साहब को पता कि ये कहाँ पे जाती है। लेट्स सपोज आप लोगों को, डॉक्टर साहब आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि ये आपकी जो है 25 सेंटीमीटर इन लेंथ नोन एज फूड पाइप। क्या? फूड पाइप। फूड पाइप बिलो कनेक्ट विद द जेप शेप स्ट्रक्चर नोन एज स्टोमिक, एंड स्टोमिक फर्दर कनेक्ट विद द, हाँ जी, फर्दर कनेक्ट विद द स्मॉल bowel. Small bowel first part is known as duodenum, and duodenum has a further how many parts? हाँ जी, further how many parts? 4 parts. ये भी आप लोगों को पॉइंट अच्छे से पता है, कितने पार्ट? 4 पार्ट। एंड फ्रॉम द 4 पार्ट, अब यहाँ पे लेट्स सपोज ऑन द अदर साइड हेयर ड्रेन और फ्लो वन वेसल नोन एज, लेट्स सपोज एनी वेसल, कोई भी वेसल। यहाँ पे आपकी ब्लड वेसल मतलब क्या जा रही है? ठीक होगा जी, यहाँ पे क्या ब्लड वेसल जा रही है। अब इसको डिस्कस करना हमने। अब आपको पता है पेशेंट ने कंप्लेन की है बॉडी हैक की, मुझे डॉक्टर साहब पेन हो रही है। आपने क्या किया? बाहर से जनाबे अली उसको, मैं कहता हूं आपने क्या कर दिया, लेट्स सपोज बाहर से कोई ड्रग दे दी। आपने कोई क्या किया जी? ड्रग दी उस अपने उसकी जो है ना पेन के लिए। ठीक होगा जी। अब आते हैं स्टूडेंट्स आगे, नेक्स्ट प्लीज। अब जो आपने ड्रग दी है वो आपने ओरल रूट से, मतलब आपने कोई एस्टामिनोफेन वगैरह दे दी, या फिर आपने पेनाडोल वगैरह दे दी, या फिर आपने एस्प्रिन वगैरह दे दी, कोई भी आपने मतलब कि दे दी। ठीक है, वो आप मतलब ये ड्रग दी। अब वो ड्रग बेसिकली क्या करेगी? ये ड्रग आपको पता है एसोफेगस से होती हुई, एसोफेगस से होती हुई LES, इसका नाम क्या है? LES, थोड़ी रिवाइज करते जाएं, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर इसको कहते हैं ना। अब यहाँ पे आपकी स्टोमिक के पास आई ड्रग, कहाँ पे आई? स्टोमिक के पास आई। उसके बाद आते हैं जा, अब यहाँ पे आपकी जो ड्रग इसके पास आई, हमने तो यही कहा था ना, बेसिकली जो एंट्रल रूट है वो आपका वो रूट है जो कि आपकी ड्रग इसमें गुजरती है, आपके एसोफेगस स्टोमिक से पास करते हुए फिर आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाती है विद द हेल्प ऑफ अब्जॉर्प्शन। ऐसे ही है ना, ये बात हमने डेफिनेशन की थी। अब ड्रग आपकी मतलब क्या करेगी? लेट्स सपोज ये अब डिपेंड करता है कि ये यहां से भी हो सकती है, अब ये डिपेंड करता है कि ये यहां पे भी हो सकती है, लेकिन इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसके लिए मैं भी लेट्स सपोज कर लें, अब ये ड्रग आपकी आती है यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताएं, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम से अगर कोई चीज जाती है आपकी यहाँ पे इसमें, हाँ जी, अगर कोई चीज जाती है ब्लड वेसल में, क्या इसको री अब्जॉर्प्शन कहते हैं कि इसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं? मुझे एक बात तो बताइएगा, क्या इसको री अब्जॉर्प्शन कहते हैं कि अब्जॉर्प्शन? इसको क्या कहते हैं? अब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट प्लीज। तो याद रखें, सुन लें जी डॉक्टर नेकुमार, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड नोन एज, हाँ जी, क्या हम कह सकते हैं अब्जॉर्प्शन? तो लिखें डेफिनेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन, लिखें प्लीज डेफिनेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन। नंबर 1 पॉइंट लिख लें अब्जॉर्प्शन के साथ, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड वेसल। ठीक होगा जी, इसको आप क्या कहते हैं? नॉन एज अब्जॉर्प्शन, इसको आप अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। क्लियर? या ये डेफिनेशन क्लियर होगी आपकी?
उसके बाद आते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि अब्जॉर्प्शन के लिए ड्रग ने, मुझे एक बात बताइएगा यार, आप लोगों से मेरा एक का कंसेप्ट है, अभी आप लोग ये थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि परमिएशन हुई है कि नहीं हुई। हाँ जी, अब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे परमिएशन हुई है कि नहीं हुई। कौन कौन अच्छे स्टूडेंट्स जो है ना वो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या परमिएशन हम लफ्ज सेलेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम कर सकते हैं। परमिएशन बेसिकली क्या थी कि परमिएशन ये थी कि मूवमेंट ऑफ द ड्रग आर केमिकल, हाँ जी, क्रॉस टू द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और इन्वायरमेंटल, हाँ जी, इन्वायरमेंटल आपका मीडिया आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि याद रखें यहाँ पे इस ड्रग को, ये जो ड्रग, लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि ये जो ड्रग थी, इस ड्रग को ये मेम्ब्रेन भी क्रॉस करनी पड़ी है, इस ड्रग को यहाँ पे ये सेल की मेम्ब्रेन भी यहाँ पे भी क्रॉस करनी पड़ी है। ठीक हो गया। अब आते हैं जी आगे, याद रखें कुछ ड्रग इजीली क्रॉस कर लेती हैं। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन, हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन मेड बाय लिपिड बाइलेयर, हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल आपकी किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर होती है ना। तो याद रखें कुछ ड्रग इजीली मतलब कि मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती हैं, कुछ ड्रग आपकी मतलब कि नहीं कर सकती। ये भी आपको पॉइंट अच्छे से पता है जी डॉक्टर सामा, मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ, मैं सोलिबिलिटी की तरफ बात करने जा रहा हूँ, बेसिकली मैं सोलिबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर तक। ओके, तो पता ये चला कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग इजीली क्रॉस टू द मेम्ब्रेन बट वाटर सोल्यूबल ड्रग विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन इजीली। ठीक हो गया जी, ये भी बात कर लेते हैं अभी। तो आप लोग ये लिखें नीचे, एक नोट के तौर पे लिखें, अभी एक नोट के तौर पे लिखें ताकि आप लोगों को ये याद रहती जाए चीज़ें, ये आप भूल ना जाएं कहीं, कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग इजीली क्रॉस क्यों करती हैं, ये भी इसकी रीज़न है। लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स इजीली क्रॉस टू सेल मेम्ब्रेन बट वाटर सोल्यूबल ड्रग will not be able to cross cell membrane। ठीक हो गया जी, तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ये बात क्लियर हुई। अच्छा देखिएगा प्लीज, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूं, अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं स्टूडेंट आपसे, अगर हम वाटर, लेट्स सपोज वाटर की बात करें, तो वाटर की अगर आप फॉर्मेशन को देखें तो आप लोगों को क्या इस बात का पता है कि वाटर जो है, देखिएगा प्लीज एग्जाम्पल के तौर पर, ये यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको कंसेप्ट जो है फंडामेंटल इसका जो आपका रूल है ना वो बताने लगा हूं, तो वो आपको ये जिस बंदे ने सीख लिया तो बहुत सारी चीजें उसके लिए आगे आसान होने वाली हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स सपोज वाटर की अगर बात करते हैं, वाटर की क्या कॉम्पोजिशन का आपको पता है। वाटर बेसिकली आपको पता है ना कि ये कैसे बना हुआ है, ये देखिएगा प्लीज, ऐसे हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब क्या कि पता ये चला कि इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज का होना मतलब कि जरूरी है, इसके ऊपर चार्ज है, ऐसे ही है ना। लेकिन आप लोगों को इस बात का भी बड़े अच्छे से पता है, कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ, देखिएगा। बताएं डॉक्टर सामा बिन तारिक, वाटर को जब आप इसकी ब्रेकडाउन करते हैं आपको पता है हाइड्रोजन आयन बनता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर आप हाइड्रोक्सिल की बात करते हैं नेगेटिव चार्ज है, तो क्या आपको पता है ये चला कि यार इसके ऊपर चार्ज है। तो एक मिथ याद रखें, एक नोट याद रहे कि नो चार्ज अगर तो किसी के ऊपर चार्ज नहीं आता तो वो आपकी जो ड्रग्स होंगी